विद्यार्थी मित्रों 11th BA चैप्टर 8 धंधकीय पूंजी के प्राप्ति स्थान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके पूर्व वीडियो में हमने इक्विटी अंश के बारे में अभ्यास किया और आज का टॉपिक है पसंदगी के अंश अथवा तो प्रेफरेंस शेयर। परिभाषा देखते हैं इसकी कि जिस शेयर पर कंपनी के लाभ में से डिविडेंड प्राप्त करने का प्रथम अधिकार हो तथा कंपनी के विसर्जन के समय पूंजी प्राप्त करने का प्रथम अधिकार हो, उसे प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। आपने इक्विटी शेयर में पढ़ा था कि डिविडेंड और पूंजी प्राप्त करने का अंतिम अधिकार बताया गया था, और यहाँ आपको बताया जा रहा है कि डिविडेंड और पूंजी प्राप्त करने का प्रथम अधिकार हो, उसे कहते हैं पसंदगी के अंश अथवा तो प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। इसकी व्याख्या हो गई। और अब इसके ऊपर से इसके लक्षण देखते हैं। पहला लक्षण है लाभांश। तो लाभांश के बारे में, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, पसंदगी के अंशधारी जो होते हैं उनको निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का प्रथम अधिकार होता है। यानी इक्विटी अंश से पहले, साधारण अंश से पहले इनको अधिकार मिलता है, तो इस तरह इनको प्रथम अधिकार मिलता है। उसके बाद है मताधिकार। तो जैसे हमने देखा था कि इक्विटी अंशधारियों को या साधारण अंशधारियों को मतदान करने का अधिकार होता है प्रति अंश, लेकिन यहाँ आप क्या बताएंगे कि ऐसे अंशधारियों को केवल अपने हित से संबंधित मामलों में ही मत देने का अधिकार है और इसके अलावा उनको मत देने का अधिकार नहीं है। तो यानी मत देने का अधिकार इनको नहीं है, केवल अपने हित से संबंधित मामलों में ही ये मत दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। उसके बाद आता है पसंदगी। अब यहाँ पर जो पूंजी निवेशक या जो व्यक्ति चाहता हो कि उसको स्थिर आवक प्राप्त हो, निश्चित आवक प्राप्त हो और उसकी पूंजी सुरक्षित रहे, ऐसा अगर कोई व्यक्ति है जो पैसा लगाना चाहता है, यानी उसकी ऐसी इच्छा है कि उसकी आवक स्थिर रहे, निश्चित आय मिलती रहे और उसकी पूंजी सुरक्षित रहे, तो वह इस प्रकार के शेयर को खरीदना पसंद करता है। तो इस तरह से प्रेफरेंस शेयर को पसंद करने वाला व्यक्ति जो है वह निश्चित आय और पूंजी की सुरक्षा में महत्व को ध्यान रखता है, तो उसे पसंदगी का शेयर खरीदना चाहिए। अब आता है बाजार मूल्य। ऐसे अंश यानी कि प्रेफरेंस शेयर जो हैं, इनका मूल्य हमेशा या लगभग स्थिर रहता है। खाली कभी ऐसा हुआ कि ब्याज की दर में या ब्याज के दर के ढांचे में परिवर्तन हुआ तो उनकी बाजार कीमत में परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो बाजार मूल्य प्रेफरेंस शेयर का लगभग समान ही रहता है या स्थिर रहता है। उसके बाद आता है जोखिम का प्रमाण। जोखिम का प्रमाण आप समझाएंगे इसके अंदर कि ऐसे जो शेयर होल्डर हैं कि जिनके पास प्रेफरेंस शेयर है, तो इनका जोखिम का प्रमाण कम होता है। उसका कारण है कि इनको डिविडेंड प्राप्त करने का पहला अधिकार मिलता है, उसी तरह से पूंजी प्राप्त करने का भी पहला अधिकार मिलता है। तो अगर इक्विटी शेयर की अपेक्षा तुलना करें तो फिर प्रेफरेंस शेयर धारक जो है उनके जोखिम का प्रमाण कम होता है। तो इस तरह जोखिम का प्रमाण आपको यहाँ कम बताना है। और उसके बाद है पूंजी वापस। यहाँ बताएंगे कि जब कंपनी का विसर्जन होता है तब समस्त दायित्व को चुका देने के बाद सामान्य अंशधारियों से पहले प्रेफरेंस शेयर के धारकों को पूंजी वापस करने का अधिकार मिलता है। इस तरह से इक्विटी शेयर धारक से पहले प्रेफरेंस शेयर धारक को रकम प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेफरेंस शेयर में लाभांश में आपने देखा कि लक्षण के अंदर कि लाभांश जो है वो निश्चित दर से और प्राप्त होता है और उसका प्रथम अधिकार मिलता है। मताधिकार में देखा कि इनको मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन अपने हित से संबंधित मामलों में मत देने का अधिकार है। पसंदगी में देखा कि जिनको स्थिर निश्चित आय और पूंजी की सुरक्षा चाहिए, ऐसे निवेशकर्ता ऐसे शेयर को पसंद करते हैं। बाजार मूल्य में आपने देखा कि ऐसे शेयर का बाजार मूल्य स्थिर रहता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि ब्याज की दर के ढांचे में परिवर्तन होता है तो उसकी बाजार कीमत में परिवर्तन देखने को मिलता है। जोखिम का प्रमाण के बारे में आपने देखा कि ऐसे अंशधारियों के सामान्य अंशधारियों यानी इक्विटी शेयर धारकों से पूंजी पहले प्राप्त होती है, तो इस वजह से इनका जोखिम का प्रमाण कम रहता है। और पूंजी वापस में आपने देखा कि कंपनी के विसर्जन के समय
समस्त दायित्वों को चुकाने के बाद सामान्य अंशधारियों के चुकाने के पहले इनको यानी कि प्रेफरेंस शेयर धारकों को रकम वापस करने का या पाने का अधिकार होता है। तो ये लक्षण हो गए। और अब इसमें देखिए प्रकार है। तो पसंदगी के शेयर के दो प्रकार हैं। पहला है कि 20 वर्ष से पूर्व वापस कर सकें ऐसे पसंदगी अंश, और दूसरा है 20 वर्ष के पश्चात वापस कर सकें ऐसे पसंदगी के अंश। अब उसके बाद अगला टॉपिक आता है संचित लाभ अथवा तो लाभ का धंधा में पुनः विनियोग। अब ये तीसरा माध्यम है और इक्विटी अंश हो गया, और इक्विटी अंश के बाद जो है आपका हो गया ये प्रेफरेंस अंश। अब आता है संचित लाभ अथवा लाभ का धंधा में पुनः विनियोग। तो यहाँ आपको समझाना है कि कंपनी अपने समृद्धि के समय में, यानी जब कंपनी में तेजी का समय होता है तो समृद्धि के समय में अधिक लाभ कमाती है, तब समस्त लाभ को वह लाभांश के रूप में वितरित करने के बदले इस लाभ में से कुछ भाग आरक्षित यानी कि अलग से आरक्षित रूप में धंधा में रखती है, और इस तरह से भविष्य में धंधा में उत्पन्न होने वाले दायित्वों को चुकाने के लिए ऐसे संचित लाभ जिसको कंपनी ने अपने लाभ में से अलग रख रखा है, अनामत के रूप में रखा हुआ है, उसको धंधा के या धंधा में पुनः विनियोग जो है किया जाता है, और इससे लाभ का पुनः विनियोग कहा जाता है। तो इस तरह से आपको इसमें मुख्य बताना है कि समृद्धि के समय जब अधिक लाभ होता है तब कंपनी अपने समस्त लाभ को लाभांश के रूप में न बांट करके वह उसमें से कुछ भाग या कुछ लाभ को आरक्षित कर देती है या अनामत के रूप में रख देती है, और भविष्य में धंधे में उत्पन्न होने वाले दायित्व को चुकाने के लिए वह संचित लाभ को धंधे में फिर से विनियोग करती है या पुनः लगाती है। इसे कहते हैं लाभ का पुनः विनियोग। तो हुआ लाभ का पुनः विनियोग, ये भी एक पूंजी प्राप्ति का साधन के रूप में माना जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कि संचित लाभ अथवा लाभ का धंधा में पुनः विनियोग का लाभ और मर्यादा क्या है। तो पहले हम देखते हैं इसके लाभ के बारे में। तो लाभ देखिए, पहला है कि मंदी के समय में उपयोगी। तो इसमें आप समझाएंगे कि बाजार में उत्पन्न नकारात्मक परिवर्तन तथा मंदी के समय में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्राप्ति स्थान, कौन सा प्राप्ति स्थान, धंधा में पुनः विनियोग, ये बहुत ही उपयोगी है। इस तरह से तेजी के समय में तो कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है, लेकिन मंदी के समय में जब कठिनाई होती है तो उस समय में अगर संचित लाभ पड़ा हुआ है तो वह लाभ कंपनी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही उपयोगी हो जाता है। दूसरा लाभ है कि भविष्य की योजना। अब भविष्य की योजनाओं के अमल के लिए भी उपयोगी है। आप बता सकते हैं कि धंधा की इकाई अपने विकास के लिए, अपने विस्तार के लिए अथवा तो आधुनिकीकरण के लिए, ऐसे भविष्य में योजनाओं को अमल में लाने के लिए और पूंजी प्राप्त करने के लिए बाह्य प्राप्ति स्थानों पर आधार उसको नहीं रखना पड़ता है। यानी बाहर से पैसा लेने के बजाय वह अपने संचित लाभ में से पैसा प्राप्त करके और अपने विकास का काम कर सकती है, विस्तार का काम कर सकती है और आधुनिकीकरण का भी काम कर सकती है। तो जो भी वह अपने धंधे को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए काम करना हो, वह अपने संचित लाभ में से लाभ के धंधा में पुनः विनियोग द्वारा काम कर सकती है। बाहर के पूंजी से उसको कोई संबंध लेना देना नहीं होता है। तीसरा नंबर है नई संपत्तियों का क्रय। अब यहाँ बताएंगे आपकी संपत्तियों की अनुमानित आयुष्य के अंत में संपत्तियों को खरीदने के लिए संचित लाभ का उपयोग किया जा सकता है। कंपनी ने जो समृद्धि के समय में लाभ कमाया है और उसमें से बचा के रखा है, उस लाभ में से वह क्या करती है कि अपने नई संपत्तियों की, जब उसकी पुरानी संपत्तियां बिना काम की हो जाती हैं तो उनको हटा करके और नई संपत्ति को खरीदने का काम भी कर सकती है। चौथा लाभ है कि लाभांश की स्थिर नीति। अब यहाँ बताएंगे आपकी कंपनी कई बार लाभांश की स्थिर नीति अपनाती है, तब संचित लाभ अधिक उपयोगी होता है। यानी कि डिविडेंड का जो रेट है या जो लाभांश का दर है, उसमें कभी ऐसा हो कि कम लाभ होने से उसको कम करना पड़ा या उसमें कमी करनी पड़ी, तो उस परिस्थिति में उसको कम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह उस लाभ को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए वह क्या करती है, अपने
संचित लाभ का उपयोग करके उसको जो है उसी प्रमाण पर बनाए रखती है। तो इस तरह लाभांश की स्थिर नीति बनी रहती है। फिर आता है बोझ मुक्त संपत्तियां। संचित लाभ मालिकी स्वरूप की पूंजी होने से संपत्तियों पर किसी तरह का अस्थायी बोझ नहीं करना पड़ता है। जैसे कंपनी बाहर से कहीं ऋण लेती है तो उसको ऋण लेने के बदले में अपनी संपत्ति को गिरवी रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो संचित लाभ कंपनी का खुद का लाभ है। इस वजह से उसको अपने संपत्ति पर किसी तरह का बोझ या किसी तरह का गिरवी उसको रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसकी संपत्तियाँ बोझ मुक्त संपत्तियाँ रहती हैं। उसके बाद छठा है उधार पूंजी। उधार पूंजी में आप समझाएंगे कि उधार की पूंजी जैसे डिबेंचर है और लोन वगैरह है, तो उधार की पूंजी को वापस करने के लिए संचित लाभ का उपयोग किया जा सकता है। इस वजह से संचित लाभ उधार पूंजी को चुकाने में भी उपयोगी बनता है। 7वां नंबर है पूंजी लागत। पूंजी लागत में बताएंगे आप कि पूंजी लागत में कमी होती है। संचित लाभ के कारण धंधा की इकाइयां पूंजी प्राप्त करने के लिए बाह्य प्राप्त स्थानों पर आधार नहीं रखती हैं अथवा पूंजी प्राप्त करने के लिए उनको खर्च नहीं करना पड़ता है। इसलिए पूंजी के लागत में कमी आती है। यानी पूंजी प्राप्त करने के लिए जो खर्चा होता है वो खर्चा बच जाता है, क्योंकि कंपनी का लाभ ही जो बचाया गया है भूतकाल में उसी से उनका काम हो जाता है। तो ये सारी जो है लाभ आप बता सकते हैं, संचित लाभ या लाभ का धंधा में पुनः विनियोग के लाभ। अब देखते हैं इसकी मर्यादाएं। तो इसकी मर्यादाएं देखेंगे तो पहली मर्यादा आप देखेंगे कि एकाधिकार को प्रोत्साहन। यहाँ आप समझाएंगे कि लाभ के पुनः विनियोग के अधिक होने से एकाधिकार को प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ पर एकाधिकार का भय रहता है। अगर कंपनी के अंदर संचित लाभ अथवा लाभ का धंधा में पुनः विनियोग होता रहा तो फिर वहाँ पर एकाधिकार का प्रश्न खड़ा होता है। फिर आता है दूसरा नंबर सट्टाबाजी का उत्तेजन मिलता है। सट्टाबाजी को उत्तेजन मिलता है। जैसे कि धंधा के संचालक कई बार कम लाभांश चुकाकर अतिरिक्त लाभ को आरक्षित कोष खाते ले जाते हैं। यानी उनको जो लाभ हुआ है उसमें से वह अनामत रखने के लिए लाभांश को अतिरिक्त लाभ में आरक्षित करने के लिए वह उस कोष में रकम जमा कर देते हैं और इस वजह से शेयर का बाजार मूल्य घट जाता है, क्योंकि डिविडेंड कम चुका रहे हैं, लाभांश कम चुका रहे हैं और लाभांश कम चुकाने से अंश का बाजार मूल्य घट जाता है। ऐसी स्थिति में संचालक शेयर खरीद लेते हैं। यानी जो कंपनी के संचालक होते हैं खुद ही, क्योंकि शेयर सस्ता हो जाता है, खरीद लेते हैं और भविष्य में अधिक लाभांश घोषित करके शेयर का बाजार मूल्य बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब शेयर लाभांश घटाएंगे तो कीमत घट जाएगी और खुद खरीद लेंगे और बाद में लाभांश को वह ज़्यादा उसकी दर ज़्यादा निश्चित करके और शेयर का मूल्य बढ़ा देते हैं और ऐसे स्थिति में ऊंचे मूल्य पर अंश को बेच करके वह व्यक्तिगत लाभ कमाते हैं। तो एक तरह सट्टाबाजी का यहाँ पर या सट्टाबाजी को उत्तेजन मिलता है, ऐसा आप कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा है आर्थिक रूप से कमजोर और नई कंपनियों के लिए मुश्किल है। जो कंपनियां आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जो नई कंपनियां हैं उनके लिए यह व्यवस्था नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से जो कमजोर होगी या जो कंपनी नई अभी स्थापित हुई होगी वह लाभ का पुनः विनियोग करने में असमर्थ है। उसके पास लाभ के लिए अलग रखी गई रकम उसके पास होगी नहीं और इस वजह से वह लाभ का पुनः विनियोग नहीं कर सकती है। तो उनके लिए यह मुश्किल है या उनके लिए यह जो है योग्य नहीं है। और उसके बाद चौथा नंबर है कि छोटे निवेशकर्ताओं को कम लाभ नहीं। तो यहाँ आप समझाएंगे कि जो छोटे निवेशकर्ता हैं उनको अधिक लाभांश की अपेक्षा से धंधा की इकाई में निवेश करते रहते हैं। उनकी यानी उनका इच्छा होता है कि वह अधिक से अधिक लाभांश मिलते रहें, लेकिन संचालक द्वारा आवश्यकता से अधिक लाभ का पुनः विनियोग करने के कारण छोटे निवेशकों को पर्याप्त लाभांश नहीं मिलता है, क्योंकि जो लाभ होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संचित लाभ में चला जाता है और इस तरह से लाभ को कम करके और उसके बाद जो है लाभांश का दर कम कर दिया जाता है। तो ऐसे जो छोटे निवेश करता हैं उनको हमेशा कम लाभ मिलता है और या पर्याप्त लाभांश उनको नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर संचित लाभ अथवा लाभ का धंधा में पुनः विनियोग से लाभ क्या है और उसकी मर्यादाएं क्या हैं आपने देखा। और अब इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, शेयर में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर
दोनों में अंतर क्या है उसके मुद्दे को हम समझ लेते हैं जरा। अब यहाँ पर सामान्य अंश और पसंदगी के अंश में पहला मुद्दा आप देखिए, तो पहला मुद्दा है अंतर का अनिवार्यता। तो यहाँ आप बताएंगे कि सामान्य अंश जो है प्रत्येक कंपनी के लिए ऐसे अंश निर्गमित करना अनिवार्य होता है, और पसंदगी बताएंगे कि प्रत्येक कंपनी के लिए ऐसे अंश निर्गमित करना अनिवार्य नहीं होता है। दूसरा है मुद्दा लाभांश की दर। तो आप बताएंगे यहाँ पर कि सामान्य अंश में लाभांश की दर अनिश्चित होती है, यानी उसमें गड़बड़ हो सकती है, जबकि पसंदगी के अंश में आप बताएंगे कि लाभांश की दर निश्चित होती है। उसके बाद आता है अधिकार। यहाँ बताएंगे सामान्य अंश में कि कंपनी की सभा में उपस्थित रहने का अधिकार मिलता है, मत देने का अधिकार मिलता है तथा संचालकों को मनोनीति करने का अधिकार मिलता है। और प्रेफरेंस शेयर में क्या मिलता है, केवल अपने हित से संबंधित मामलों में मत देने का अधिकार मिलता है, बाकी इनको कोई मत देने का अधिकार नहीं है। जोखिम के बारे में बताएंगे कि जोखिम का प्रमाण इक्विटी शेयर में अधिक होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर में जोखिम का प्रमाण कम होता है। निवेशक के बारे में बताएंगे कि जो निवेशक या जो पैसा लगाने वाला व्यक्ति जोखिम उठाने के लिए तैयार हो अथवा अंश में सट्टाबाजी के लिए इच्छुक हो, ऐसा व्यक्ति यह अंश अधिक पसंद करते हैं। और यहाँ बताएंगे कि जो व्यक्ति निश्चित आय कमाना चाहते हों, पूंजी की सुरक्षा चाहते हों, तो ऐसे निवेशक या ऐसे व्यक्ति इस अंश को अधिक पसंद करते हैं, यानी उनको प्रेफरेंस शेयर पसंद करना चाहिए। बाजार मूल्य। बाजार मूल्य बताएंगे कि जो इक्विटी शेयर हैं इनके बाजार मूल्य में कमी व वृद्धि होती रहती है, यानी अस्थिर हैं। और जबकि प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर का मूल्य प्रमाण में स्थिर रहता है, यानी बाजार मूल्य में वृद्धि व कमी देखने को नहीं मिलती है। और अंतिम पॉइंट है पूंजी में वृद्धि। यहाँ आप समझाएंगे कि सामान्य शेयर जो होते हैं उन शेयरों में अधिकार के अंश मिलते हैं, बोनस अंश मिलते हैं, इस वजह से उनकी पूंजी में वृद्धि होती रहती है। लेकिन जो पसंदगी के शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं, वहाँ पर पूंजी की वृद्धि देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि उनको किसी प्रकार के अधिकार के अंश नहीं मिलते हैं या बोनस अंश नहीं मिलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से अपना ये टॉपिक पूरा होता है और अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।